राज्य व्यवस्था मीट इजी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम संघ, परिसंघ और महासंघ इन तीनों अवधारणाओं पर सूक्ष्मतापूर्वक बहुत गहराई के साथ विवेचन करेंगे। संघ अर्थात यूनियन, परिसंघ अर्थात फेडरेशन, और तीसरा महासंघ अर्थात कॉन्फेडरेशन। हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को संघ अर्थात यूनियन कहा गया है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो यहीं पर प्रश्न उठता है कि परिसंघ क्यों नहीं कहा गया, संघ क्यों कहा गया भारत को, और फिर संघ और परिसंघ में अंतर क्या है और महासंघ क्या है। तो पहले हम एक अवधारणा के रूप में इसको समझेंगे और फिर बाद में भारत के संदर्भ में विस्तार से इसको हम देखेंगे। तो मूल अवधारणा है फेडरेशन, परिसंघ। उसी का एक बहुत ही उसी से विकसित उसी के ऊपर आधारित रूप है यूनियन। परिसंघ और संघ में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, उसमें मात्रा की दृष्टि से अंतर है, तत्व की दृष्टि से वो अंतर कम है। तो परिसंघ को यदि हम समझते हैं तो संघ को समझना हमारे लिए आसान होगा। तो सबसे पहले हम परिसंघ को देखते हैं कि परिसंघ क्या है। तो दरअसल परिसंघ क्या है, तो परिसंघ ये कई राज्यों से मिल करके बनाया जाने वाला एक समूह के रूप में होता है परिसंघ, जिसका निर्माण दोनों प्रकार से हो सकता है। जैसे कि एकदम स्वतंत्र अलग अलग राज्य हों अर्थात देश, और उन्होंने अपने को एक परिसंघ के रूप में संगठित कर लिया हो, जैसे कि अमेरिकी परिसंघ है। अमेरिकी परिसंघ के निर्माण के पहले वर्तमान समय में अमेरिका के जो राज्य हैं वो अलग अलग देश की तरह से एक प्रकार से थे। उन्होंने अमेरिकी परिसंघ के रूप में अपने को एक देश के रूप में संगठित कर लिया, इसीलिए उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूएसए कहते हैं। तो एक तो परिसंघ के बनने का ये तरीका होता है। परिसंघ के बनने का एक दूसरा तरीका होता है कि कोई बड़ा विशाल देश हो और प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से एक ही जगह से एक ही राष्ट्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार से उसका प्रशासन करना देश के सभी भागों का संभव न हो, तो भूभागीय दृष्टि से उस देश को कई छोटी छोटी इकाइयों में बांट देते हैं, जिनको कहीं राज्य कहा जाता है, कहीं पर स्विट्ज़रलैंड में कैंटन कहा जाता है, कहीं पर प्रोविंस या प्रांत कहा जाता है। और इस तरह से शासन की शक्तियों को, कुछ शक्तियों को जो स्थानीय या क्षेत्रीय प्रकृति के होते हैं, वो उन राज्यों को सौंप दिया जाता है, प्रांतों को सौंप दिया जाता है, और राष्ट्रीय महत्व के जितने भी विषय होते हैं वह राष्ट्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार या संघ सरकार को सौंप दिया जाता है, और उन सभी को मिला करके सामूहिक रूप से परिसंघ कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत पहले से एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में होता है, उसके द्वारा अपने भूभागों को ही पुनर्संगठित किया जाता है अलग अलग प्रांतों के अंतर्गत, जिनको की कुछ शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से। तो जैसे हमारा भारत परिसंघ बना,
तो भारत पहले से एक देश के रूप में, राजनीतिक इकाई के रूप में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था, किंतु 1935 के अधिनियम के माध्यम से भारत के एक अखिल भारतीय परिसंघ के रूप में गठित करने का प्रावधान किया गया था और जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे उनको प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करके भारत को उस परिसंघ के रूप में बनाया भी गया। हालांकि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत देशी रियासतों को भी शामिल किया जाना था, तभी वो अखिल भारतीय परिसंघ बनता, लेकिन देशी रियासतों की इच्छा के ऊपर छोड़ा गया था कि वो परिसंघ में शामिल हो या न हो। देशी रियासतों ने उस परिसंघ में शामिल होने से मना कर दिया था, इसलिए अखिल भारतीय परिसंघ तो नहीं बन पाया। लेकिन भारत के उतने हिस्से जिस पर कि ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष रूप से अधिकार था, जितने ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे, उनके संबंध में भारतीय परिसंघ या इंडियन फेडरेशन का जरूर गठन हो गया था 1935 के अधिनियम के माध्यम से। तो परिसंघ दो प्रकार से बन जाता है। परिसंघ होने के लिए, चाहे उसको हम यूनियन कहें या फेडरेशन कहें, परिसंघ होने के लिए कुछ निश्चित लक्षण हैं। नाम चाहे उस परिसंघ का कुछ भी हो, यूनियन हो या फेडरेशन हो या कुछ भी हो, लेकिन यदि वे लक्षण मौजूद हैं उस देश के संविधान में, तो निश्चित रूप से उसको परिसंघ कहा जाना चाहिए। सवाल उठता है कि वे लक्षण कौन से हैं। तो परिसंघ के लक्षण, तो परिसंघ के लक्षण एक तरह से इसेंशियल फीचर्स क्या है। तो परिसंघ का सबसे पहला लक्षण तो ये है कि लिखित व कठोर संविधान, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसके माध्यम से संघ और राज्यों की सरकारों के बीच स्पष्ट रूप से, लिखित रूप से शक्तियों का विभाजन होगा। कठोर क्यों होना चाहिए? ताकि इस विभाजन को मनमाने ढंग से कभी भी संशोधित करके आसानी से उसको बदला न जा सके, परिसंघ के ढांचे को खिलौना न बनाया जा सके। दूसरी बात होती है कि संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। ये क्यों होना चाहिए? तो इसलिए होना चाहिए कि संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों की शक्तियों का जो स्रोत है वह स्वयं संविधान है। तो संघ सरकार, राज्य सरकार दोनों से बड़ा उसका स्रोत हुआ अर्थात संविधान, इसलिए संविधान सर्वोच्च है। तीसरी बात कि संघ व उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का संविधान के द्वारा ही विभाजन या बंटवारा। संघ व उसकी इकाइयों अर्थात राज्यों या प्रांतों के बीच में परिसंघीय व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों का अर्थात शासन की शक्तियाँ, चाहे वो कार्यकारी शक्तियाँ हो, विधायी शक्तियाँ हो, वित्तीय शक्तियाँ हो, उनका स्पष्ट रूप से विभाजन लिखित रूप में होना चाहिए। और ये विभाजन संसद के किसी अधिनियम इत्यादि के द्वारा नहीं होना चाहिए, स्पष्ट रूप से ये विभाजन संविधान के द्वारा ही किया जाना चाहिए। अगली बात क्या है कि स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, व्यवहारिक रूप से कहें तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ये क्यों होना चाहिए कि जहाँ कहीं बंटवारा होता है तो बंटवारे में विवाद की गुंजाइश होती है, इसलिए विवाद के समाधान का कोई ना कोई तंत्र होना चाहिए।
तो परिसंघीय व्यवस्था के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा अनिवार्य है। अब इस बंटवारे को लेकर के संघ और राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार का यदि विवाद उत्पन्न हो तो फिर क्या हो, तो उस विवाद का तटस्थता पूर्वक समाधान करने के लिए एक तीसरी संस्था जो न संघ की हो न राज्य की हो, न्यायपालिका होनी चाहिए और उसे स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, तभी परिसंघीय व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होगी। एक और लक्षण बताया जाता है, हालांकि उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, वो है द्विसदनीय संघीय या परिसंघीय व्यवस्थापिका, बाईकैमरल यूनियन लेजिस्लेचर या फेडरल लेजिस्लेचर। इसका आशय क्या है कि जो संघ की व्यवस्थापिका अर्थात जो संसद हो या अमेरिका में कांग्रेस है तो 2 सदनों वाली होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए, तो उसके अंतर्गत एक सदन जो हो वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन होना चाहिए। जैसे अमेरिका में सीनेट है, हमारे यहाँ राज्यसभा है। ऐसा इसलिए कि संसद को संविधान में संशोधन करने की बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। ऐसे में यदि राज्यों का संसद के अंतर्गत प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो संविधान संशोधन करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद केंद्र के प्रभाव में आकर के वह केंद्र के पक्ष में संशोधन करके उसे ज़्यादा शक्तियाँ दे सकती है और राज्यों की संवैधानिक स्थिति को शक्ति की दृष्टि से और कमज़ोर कर सकती है। ऐसा तब संभव नहीं हो पाएगा यदि खुद संसद का एक सदन राज्यों के हितों का संरक्षण करने के लिए वहाँ पर होगा। वह इस प्रकार के किसी भी संविधान संशोधन को पारित ही नहीं होने देगा, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है। इसलिए कहा गया कि ये 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका होनी चाहिए। ये सर्वमान्य लक्षण है फेडरेशन के। अब प्रश्न उठता है कि ये लक्षण हमारे संविधान में है या नहीं है। तो हमारे संविधान में ये सभी लक्षण हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे विशाल संविधान है भारत का संविधान, लिखित रूप में। इसी तरह से हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्वीकार किया है। ऐसे ही शक्तियों का विभाजन भी किया गया है संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत और अनुच्छेद 246 के साथ साथ अन्य कई अनुच्छेदों के माध्यम से शक्ति विभाजन के संबंध में प्रावधान किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची विस्तार से है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है और लोकसभा राज्यसभा के नाम से द्विसदनीय संघीय व्यवस्थापिका भी है। तो इस प्रकार से भारत के संविधान में भले ही फेडरेशन शब्द का प्रयोग न किया गया हो, लेकिन भारत एक फेडरेशन या परिसंघ है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय कुछ लोगों ने कहा था, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने ये बात कही थी कि क्यों हम यूनियन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, फेडरेशन या परिसंघ शब्द का प्रयोग हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे और कानून के सबसे बड़े ज्ञाता थे, तो उन्होंने संविधान सभा में इसका कारण स्पष्ट किया कि क्यों हम फेडरेशन की जगह पर यूनियन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि यूनियन शब्द का हम प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि यूनियन शब्द में राष्ट्र की एकता और अखंडता पर विशेष ध्यान दिया गया है और यहाँ पर जो राज्य बनाए गए हैं वो राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से बनाए गए। राज्य इतने
शक्ति संपन्न नहीं होंगे कि वो देश की एकता और अखंडता के लिए कभी भी चुनौती बन सके। पूरा देश एक है और संप्रभु राष्ट्र के रूप में है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम यूनियन शब्द का अपने संविधान में प्रयोग कर रहे हैं, अन्यथा यूनियन और फेडरेशन में कोई विशेष अंतर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम यूनियन शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिका के तर्ज पर भारतीय परिसंघ का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि भारत राज्य एक संप्रभु राज्य के रूप में पहले से था और हम इस संविधान के माध्यम से उस राज्य के बारे में जो व्यवस्था कर रहे हैं उसके अंतर्गत केवल प्रशासन की सुविधा के लिए हम इन राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात उनके कहने का आशय ये था कि अमेरिका में राज्यों ने परिसंघ को बनाया है, जबकि भारत में परिसंघ ने राज्यों को बनाया हुआ है। और यही कारण है कि जो बनाता है वो अपने लिए पर्याप्त शक्तियाँ रखता है। तो अमेरिका में राज्यों ने परिसंघ को बनाया, इसलिए वहाँ पर राज्यों को भारत के राज्यों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। दूसरी ओर भारत में परिसंघ को खुद पूरे संविधान सभा ने, भारत की संविधान सभा ने बनाया, अर्थात भारत नाम से देश पहले से था ही, चाहे उसको हम परिसंघ कहें या कुछ भी कहें, और परिसंघ ही था 1935 से। तो परिसंघ ने राज्यों का निर्माण किया है, राज्यों ने परिसंघ का निर्माण नहीं किया। और भारत के संविधान में भी ये कहा गया कि संघ की संसद को इस बात का अधिकार होगा कि वह राज्यों की सहमति के बिना भी नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उनके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य का विभाजन कर सकती है, किसी राज्य को पूरी तरह से समाप्त भी कर सकती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय जो संघ है, इंडियन यूनियन, ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, अर्थात राज्यों का विनाश किया जा सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता। कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता, संघ से अलग होकर के उसको विघटित नहीं कर सकता, जबकि संघ चाहे तो राज्यों का विनाश कर सकता है, अर्थात राज्यों का अंत करके उनका पुनर्गठन कर सकता है। जैसा हम जानते हैं कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करते हुए, पहले 1956 के पहले हमारे यहाँ लगभग 28 राज्य थे और उनको पुनर्गठित करके फिर से 14 राज्य बना दिया गया और बढ़ते बढ़ते फिर से अभी 28 राज्य हो गए हैं। तो इसलिए इन सब कारणों से हमारे यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन जहाँ तक ये प्रश्न कि भारत परिसंघ है, फेडरेशन है या नहीं है, तो इस बात में किसी को भी कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत एक परिसंघ है। यद्यपि हमारे संविधान में बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो कि गैर परिसंघात्मक हैं या कहें तो यूनिटरी फीचर्स हैं, एकात्मक लक्षण के रूप में हैं, और इसीलिए कुछ लोगों ने इसे अर्धसंघात्मक कहा, क्वासी फेडरल कहा किसी वेयर ने, लेकिन ये उचित नहीं है। भारत परिसंघ है, लेकिन हमने अपने परिसंघ का निर्माण किसी देश अर्थात अमेरिका इत्यादि की नकल पर नहीं किया है, अपने देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अतियाबारी टी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ असम के वाद में और अन्य कई वादों में समय समय पर स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि भारत निश्चित रूप से एक परिसंघात्मक राज्य है, एक फेडरल स्टेट है। दरअसल
राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ संघ की सरकार को राज्यों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखने की भी शक्ति विभाजन के बावजूद बहुत अधिक व्यवस्था की गई है। और हमारे यहाँ राज्यों का अलग से संविधान भी नहीं है। इन सब वजहों से बहुत से लोग इसको विशुद्ध परिसंघ का उदाहरण नहीं मानते हैं, लेकिन ये कोई आधार नहीं है। यदि परिसंघ के जो सिद्धांत के अंतर्गत उसके जो मूलभूत लक्षण हमारे संविधान में मौजूद है, जैसा अभी मैंने आपको बताया भी, तो ये मानने का कोई कारण नहीं है कि भारत परिसंघ है या नहीं है। निर्विवाद रूप से भारत परिसंघ है। दरअसल लोगों ने तो अपने अपने ढंग से मत व्यक्त किया, लेकिन इसमें सबसे बेहतर और सटीक मत आइवर जेनिंग्स का है। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान और भारत के परिसंघ के बारे में अपनी राय देते हुए कहा कि भारतीय परिसंघ और भारत का संविधान अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति से युक्त एक परिसंघीय संविधान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन स्टेट इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और अ फेडरल स्टेट हैविंग स्ट्रांग टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति से युक्त का मतलब ये हुआ कि केंद्र की ओर इसका झुकाव है। शक्तियों का बंटवारा तो किया गया है संघ और राज्यों के बीच में, लेकिन संघ की ओर इसका झुकाव है और जो कि नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी या जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि हम परिसंघीय व्यवस्था को स्थापित तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अंतर्गत राष्ट्रीय हित परमोच्च है, किसी सिद्धांत से भी ऊपर है नेशनल इंटरेस्ट। तो संविधान को बनाने के दौरान, भारत को परिसंघ के रूप में स्थापित करने के दौरान जिस बात पर सर्वाधिक ध्यान रखा गया वो था नेशनल इंटरेस्ट, और वो नेशनल इंटरेस्ट था राष्ट्र की एकता और अखंडता, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद देश का विभाजन हुआ था और कई जगहों पर इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ थोड़ी थोड़ी सुबुगा रही थी। इन सब वजहों से एक मजबूत संघ को स्थापित करने की आवश्यकता है। तो इसलिए भारत को यूनियन का नाम दिया गया, फेडरेशन का नाम नहीं दिया गया, लेकिन ये केवल शब्द का अंतर है, ये केवल मात्रा का अंतर है। मूल तत्व की दृष्टि से भारत एक फेडरेशन या परिसंघ ही है। लास्ट में रही बात महासंघ की या कॉन्फेडरेशन की, तो कॉन्फेडरेशन या महासंघ क्या होता है? तो महासंघ यूनियन और फेडरेशन दोनों से एकदम अलग है। ये क्यों अलग है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र और संप्रभु संपन्न राज्यों के द्वारा कुछ निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यदि अपना संघ बनाया जाए तो उसे कॉन्फेडरेशन या महासंघ कहते हैं। जैसे कि पहले एक महासंघ बनाया गया था, संयुक्त अरब गणराज्य, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, कुछ समय तक ही रहा, बाद में विघटित हो गया। तो जब कॉन्फेडरेशन बनता है तो कॉन्फेडरेशन के बनने के बाद भी उसमें जो शामिल इकाइयां हैं वो अपना स्वतंत्र और संप्रभु राज्य का दर्जा बनाए रखती हैं, वो अपने संप्रभुता को खोती नहीं है। जबकि जब परिसंघ या फेडरेशन बनता है तो यदि अलग अलग स्वतंत्र राज्यों ने भी अपना परिसंघ या फेडरेशन बनाया हो तो एक बार परिसंघ में शामिल होने के बाद उनकी जो स्वतंत्र सत्ता है, संप्रभु सत्ता, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसलिए परिसंघ की इकाइयों के बीच, जैसे भारत के विभिन्न राज्यों के बीच यदि कभी युद्ध होगा तो वो सिविल वार या गृह युद्ध कहलाएगा। दूसरी ओर जब महासंघ होता है तो चूंकि वो स्वतंत्र संप्रभु दर्जा अपना बनाए रखते हैं और केवल कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
समान नीतियों की वजह से अपना संगठन बनाते हैं। तो इसलिए जब कभी उनके बीच संघर्ष होगा तो वह सिविल वार नहीं कहलाएगा, वह इंटरनेशनल वार या अंतर्राष्ट्रीय युद्ध ही कहलाएगा, क्योंकि स्वतंत्र संप्रभु देश के बीच में रूप में उनका अस्तित्व बरकरार रहता है। इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण अंतर है कि कन्फेडरेशन के अंतर्गत जो राज्य शामिल हैं वे उससे अलग होने के लिए कभी भी स्वतंत्र होते हैं, जबकि फेडरेशन के अंतर्गत जो राज्य होते हैं एक बार फेडरेशन का हिस्सा बन जाते हैं तो उसके बाद वे उससे अलग होने का अपना अधिकार खो देते हैं। यदि वो अलग होने की कोशिश करेंगे तो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए चुनौती माना जाएगा और संविधान की रक्षा करने का दायित्व जिस सरकार पर होगा वह उस राज्य को ऐसा करने से रोकेगी। जैसे हमारे देश में खालिस्तान की मांग उठी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करके ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से उसका अंत कर दिया गया। तो उम्मीद है कि आपको संघ, परिसंघ और महासंघ ये तीनों ही अवधारणाएं पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होंगी। स्पेशली भारत के बारे में संविधान में किस प्रकार की हमारी व्यवस्था है उस पर आगे के वीडियो में हम बताएंगे।